हेलो फ्रेंड्स, साइंस के महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में आज हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसे जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको लाभ होगा और ये सारी क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप डी के एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, व्यावसायिक इकाई क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि ऊर्जा का ऐसे ही आपसे मात्रक पूछ दे, ऊर्जा का या फिर कार्य का, तो आपको आंसर करना होगा जूल, ठीक है। लेकिन वहीं पूछ दे व्यावसायिक मात्रक, कमर्शियल यूनिट, तो आपको आंसर करना होगा किलोवाट घंटा, ठीक है, KWH। इसको हम लोग यूनिट भी कह सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूटन है, ये बल का एसआई मात्रक होता है। वहीं वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है, किस कारण से स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, पौधे में जो कठोरता है वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कारण से आ पाता है। तो स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका होती है उसकी दीवार क्यों मोटी हो पाती है। तो फ्रेंड्स, एक लिग्निन नाम का एक केमिकल होता है जिसके कारण से इसकी दीवार जो है वो मोटी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्लेरेनकाइमा जिसके कारण से पेड़ पौधे की मजबूती आती है, पेड़ पौधों में कठोरता आता है, उसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो लिग्निन नाम का केमिकल पाया जाता है। वहीं फ्रेंड्स, क्यूटिन की बात करें तो क्यूटिन जो है वो रेगिस्तानी पौधों में पाया जाता है, जैसे फर्न हो गया, इन सभी पौधों में पाया जाता है। और इसी की सहायता से उसमें पानी का जो ह्रास है वो कम से कम होता है। अन्यथा क्यूटिन नहीं पाया जाता तो पानी का लॉस हो जाता और वो सारे के सारे पौधे मारे जाते, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत लंबे समय के बाद बारिश होता है। वहीं फ्रेंड्स, सुबेरिन की बात करें तो सुबेरिन जो है वो कॉर्क कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर फ्रेंड्स, दूसरे आवर्त से संबंधित मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक शब्द आया है श्रृंखलन। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है फ्रेंड्स जो कार्बन के ही तत्वों के साथ जुड़ करके एक लंबी लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है और इसी को श्रृंखलन कहा जाता है, ठीक है। दुनिया में जिस भी वस्तु को आप जलाओ और जिससे धुआं निकलता है, ऑब्वियस सी बात है उसमें कार्बन पाया जाएगा। तो दुनिया में लगभग सभी वस्तुओं में कार्बन ही कार्बन है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है फ्रेंड्स वो 2 और 4 होता है। जैसा कि आपको पता है ना फ्रेंड्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर जो है वो 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बादलों का रंग सफेद किस कारण से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी फैलने वाली घटनाएं होती है, जैसे बादलों का रंग सफेद होना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, ये सारी घटनाएं जो है फ्रेंड्स वो प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से होती है। मतलब फैलने वाला जितना भी घटना आ जाए, आपको प्रकाश का प्रकीर्णन टिक करना है। वहीं फ्रेंड्स, अगर इंद्रधनुष का बनना आपसे पूछ दिया जाए तो आपको आंसर करना होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और फ्रेंड्स, पूछ दिया जाए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लेट से उगता हुआ क्यों दिखाई पड़ता है, तो आपको इसके लिए आंसर करना है प्रकाश का अपवर्तन। या फ्रेंड्स, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जब एक बॉटल के अंदर या फिर एक बाल्टी के अंदर आप पेंसिल या फिर कोई डंडे को डुबोते हो तो वो तिरछा आपको प्रतीत होता है, किस घटना के कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो उसमें क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा होगा। किसी वस्तु के गति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। वहीं फ्रेंड्स, किसी वस्तु के अंदर उसके पोजीशन के कारण, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पे पूछा गया है कि जब वो जमीन को छुएगी तो कौन सा ऊर्जा होगा। ऑब्वियस सी बात है, गति में है तो फिर गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो आनुवांशिकता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है फ्रेंड्स वो ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया जाता है। आपने पढ़ा ही होगा मेंडल के द्वारा मटर का प्रयोग, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर, सेकेंड जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, सारे के सारे पौधे लंबे होते हैं। सेकेंड जनरेशन में एक शुद्ध लंबा पौधा होता है, 2 लंबे पौधे होते हैं, एक बौना पौधा हो जाता है। तो ये चीज आपने पढ़ के रखा होगा, ये चीज इन्होंने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेगर
मेंडल। वहीं फ्रेंड्स इसमें ऑप्शंस आपको दिया गया है लीनियस। तो लीनियस के विषय में जान लीजिए फ्रेंड्स, इसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही वर्गीकरण किया आपका जो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमेलिया हो गया, पादप हो गया, इन्होंने ये वर्गीकरण किया। और साथ में जो द्विनाम पद्धति है, द्विनाम पद्धति का जो वर्गीकरण है वो लीनियस के द्वारा ही किया जाता है। आपने पढ़ा ही होगा होमोसिपियंस। ठीक है, होमोसिपियंस के अंदर होमो जो शब्द है फ्रेंड्स वो वंश को इंडिकेट करता है, होमो एक वंश है, वहीं सेपियंस जो है वो जाति को इंडिकेट करता है। ठीक है, द्विनाम देख रहे ना, होमो एक नाम हो गया, सेपियंस एक नाम हो गया। होमो किसको इंडिकेट कर रहा है? वंश को, और सेपियंस किसको इंडिकेट कर रहा है? जाति को। तो लीनियस को द्विनाम पद्धति का जनक अथवा वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन को सामान्यतः O2 के रूप में लिखा जाता है, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आपको पता है फ्रेंड्स कितना होता है? 8 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16 होगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितना है? 2 है। तो 16 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 32 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के अंदर व्यक्ति को निकट का वस्तु तो दिखाई पड़ता है पर दूर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। इसका इलाज करने के लिए जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर का वस्तु दिखाई पड़ता है पर निकट का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष, ऐसा लग रहा है कि भाई निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन उल्टा, निकट का वस्तु दिखाई देगा पर दूर का नहीं दिखाई देगा। वहीं दूर दृष्टि के अंदर जो है वो दूर का वस्तु दिखाई देगा पर निकट का वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसका इलाज करने के लिए हम लोग जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब व्यक्ति को निकट का भी नहीं दिखाई दे और दूर का भी नहीं दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, जिसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को मिला करके यूज किया जाता है, ताकि व्यक्ति को निकट का भी दिखे, सामने का भी दिखे और दूर का भी दिखे। तो यहां से 3 क्वेश्चंस आपका क्लियर हो गया। यदि मायोपिया हो जाए तो इलाज करने के लिए अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो उत्तल लेंस, और दोनों हो जाए तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा? बाइफोकल लेंस। ठीक है, बाइफोकल में दोनों लेंस होगा, अवतल भी लेंस होगा और उत्तल भी लेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि इस टाइप से प्रश्न आपको दिया जाए ना तो सिंपली आपको क्या करना होता है वो समझिए। आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पे लिख लेना है, कॉपी के ऊपर दिया गया है 282। ठीक है, आपको सिंपली इसको गिन लेना है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे गिनने पे कितना आया? 3 आया। मतलब इसका ये कौन से आवर्त से बिलोंग करता है? तो ये तीसरे आवर्त से बिलोंग करेगा। ठीक है, कौन सा आवर्त से बिलोंग करेगा? तीसरे आवर्त से ये बिलोंग करेगा। और 282 अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 8 2 10 और 12। मतलब ये कौन सा तत्व है फ्रेंड्स? तो ये मैग्नीशियम तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है P बराबर V इंटू आई होता है। ठीक है, यहाँ पे V यानी वोल्टेज कितना है? 240 वोल्ट है। धारा कितना है? 0.6 एम्पियर है। यहाँ से पॉइंट हटा दो तो नीचे में 1 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 24 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, तो 144 वाट जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन कहाँ पे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इसी से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, और हमारे बॉडी में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। लेकिन आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई बताओ, ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में कहाँ पे बदलता है। तो ग्लूकोज से पाइरुवेट में बदलना पूछा जाए तो आपको आंसर करना होगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, ग्लूकोज से पाइरुवेट
पाइरुवेट में विभाजन अगर पूछा जाए तो आंसर करना होगा कोशिका द्रव्य। लेकिन पाइरुवेट से आपका ऊर्जा निकालना है, पाइरुवेट से आपको ताकत लेना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसका विभाजन कहां पे होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि इसी प्रकार के वीडियो आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।